नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। तो डेली की तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ आज की तारीख 22 और 22 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 6 प्रश्नों का आंसर नहीं दिया जाएगा, इससे रिलेटेड इसके ऊपर जो भी स्टैटिक जीके बनते हैं उसे भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ जो भी स्टैटिक जीके आते हैं वो ज्यादातर स्टैटिक जीके करंट अफेयर के ऊपर ही बेसिस रहते हैं। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अगर इसकी तैयारी कर ली जाए, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए तो हमारी इन प्रश्नों पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी प्रश्नों को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आचार्य स्टडी हब से जुड़ सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ भी कई सारी प्राप्त हो जाएगी, तो आप जरूर जुड़िए आचार्य स्टडी हब से। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बताता हूं कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न इनोवेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों से रिलेटेड है ये। तीसरा फाइनेंस से रिलेटेड है। चौथा प्रश्न जो एक नेशनल न्यूज आई है, और पांचवा प्रश्न डिफेंस से रिलेटेड है। छठवां प्रश्न एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आज प्रश्नों को हम लोग तैयार करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पेड्रो कैस्टिलो इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि पेड्रो कैस्टिलो कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो पेड्रो कैस्टिलो को मैं बता दूं कि राष्ट्रपति बनाए गए हैं पेरू देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब बात जब आई पेरू की तो हम ये जान लेते हैं कि पेरू है कहाँ। तो पेरू जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट किस दिशा में? क्योंकि अगर मैप की बात करें तो अगर मान लीजिए मैप है, ये कंट्री है कोई, तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के वेस्ट में मान लीजिए साउथ अमेरिका है, तो इसके वेस्ट में क्या है? पेरू है। ठीक, पेरू की कैपिटल क्या है? तो लीमा करके इसकी क्या एक कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? तो सॉल, SOL, सॉल इसकी क्या है? करेंसी है। तो ये तो हो गई इस पेरू के संबंध में कुछ बातें। अब बात यह है कि राष्ट्रपति आखिर हर जगह नियुक्त किए जाते हैं, तो ये चर्चा में क्यों है? तो सबसे पहली बात इनके बारे में बता दूं कि ये प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों से जो है पेरू के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उस आंदोलन में ये बहुत ही बड़ी भूमिका निर्वाह किया करते थे, तो इसलिए चर्चा में रहे। दूसरी बात कि इनके अगेंस्ट जो प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ, उस प्रतिद्वंदी ने जब चुनाव हो रहा था तो उसमें उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया कि ये जो गलत तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, इन्होंने काउंटिंग गलत तरीके से कराई है, लेकिन बाद में रिजल्ट यही आया कि काउंटिंग फिर अच्छी दोबारा रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग के बाद भी यही जीतते हैं। कौन? तो पेड्रो कैस्टिलो जीतते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य बना जो ब्लॉकचेन तरीके से शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। मतलब कि एक टेक्निक होती है ब्लॉकचेन टेक्निक, तो राज्य के बारे में बताऊं, उसके लिए टेक्निक के बारे में बताऊं। ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होती है? नाम से देखिए, ब्लॉक और चैन, तो पूरी तरीके से डिजिटल टेक्निक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सेव करते हैं। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट को डिजिटली सेव कर दिया जाए, उसके बाद भी अगर हैकर्स चाहे तो उसके अंदर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की एडिटिंग करके किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड कर डिजिटली अपलोड कर दिया डिजिटल सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब विद फ्यूचर कोई हैकर्स होगा तो उसके अंदर भी जाकर क्या कर सकता है, उसमें चेंजिंग कर सकता है, वो किसी दूसरे को सेंड कर सकता है। ठीक है, तो उस सिक्योरिटी, वहां पर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए क्या बनाया गया है? ब्लॉकचेन टेक्निक लाई गई है। ठीक उसी तरीके से जैसे ब्लॉकचेन टेक्निक की शुरुआत होती है 1991 में। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। जैसे मान लीजिए, आप अच्छे समझ जाएंगे, अभी A, B और C 3 व्यक्ति मैंने ले लिया। A ने B को कहा कि भैया मुझे जो है 10 बिटकॉइन भेज दो, तो इन्होंने क्या किया कि 10 बिटकॉइन ने भेज दिया।
ज्यादातर इस ब्लॉकचेन टेक्निक का प्रयोग जो है बिटकॉइन में ही होता है। तो 10 को बिटकॉइन उन्होंने भेजा, ठीक है। अब इन्होंने क्यों भेजा, क्योंकि सी ने कहा। अब बी ने क्या किया, सी को जो है 5 बिटकॉइन भेज दिया। कितना बेचा, 5 बिटकॉइन, ठीक है। तो देखिए ए ने बी को भेजा 10 बिटकॉइन, क्यों, क्योंकि सी की डिमांड थी कि हमको कितना बिटकॉइन चाहिए, 10 बिटकॉइन चाहिए। लेकिन ए ने क्या किया कि सी को ना भेजकर बी को भेजा कि भैया ये लो 10 बिटकॉइन और तुम जो सी को भेज दो। लेकिन हुआ क्या कि जब बी ने सी को बिटकॉइन भेजा तो 5 बिटकॉइन भेजा और 5 बिटकॉइन ये अपने पास रख लिया, ठीक है। अब जब मुलाकात होती है बी से सी की तो कहता भैया मैंने तो इसे 10 बिटकॉइन मांगा था और इन्हें तुम्हारे पास 10 बिटकॉइन भेजा था, लेकिन तुमने तो मुझे 5 बिटकॉइन दिया। सी ने बात कही तो बी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो एक प्रूफ देखो, जो एक प्रूफ दिखाता है, ठीक है। उस प्रूफ में भी दिखाता है कि 5 बिटकॉइन है, 5 बिटकॉइन ए के द्वारा भेजा गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, मिसप्रिंट हुआ, सही सूचना एक दूसरे के पास नहीं पहुंचती है, ठीक है। या सूचना पहुंची भी तो बदल के पहुंचती है। ठीक इसी तरीके से यहीं पर क्या किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज किया जाता है और जिससे क्या होगा कि सही सूचना एक दूसरे के पास पहुंचेगी, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो किस राज्य ने इसको शुरू किया है, तो महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया है। अब जब महाराष्ट्र की बात आई तो आप ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र बनता कब है, तो बात है 1 मई 1960 की, ये बात में इंपॉर्टेंट है। 1 मई 1960 बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो होती है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसको बांटा जाता है गुजरात, एक अलग राज्य क्योंकि गुजराती बोलने वाले, और एक राज्य महाराष्ट्र बना दिया जाता है मराठी बोलने वाले, ठीक है। तो महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब स्टैब्लिश होता है, 1 मई 1960 को। चलिए महाराष्ट्र की कुछ और बातें जान लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर ही क्या हुआ है, अभी जो है जेल टूरिस्ट योजना शुरू की गई है। जेल टूरिस्ट, जेल पर्यटन कहने का मतलब, और कहां से शुरू गई है, आपको पता होगा महात्मा गांधी जी को जो है 1930 के आसपास यरोदा जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था, ठीक है। तो उस यरोदा जेल में ही, उस यरोदा जेल से ही, वो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो वहीं से जो है शुरुआत हुई है जेल टूरिस्ट की। आप जेल का पूरा जाकर, जेल का पूरा मतलब जेल को घूम सकते हैं, इसलिए जेल टूरिस्ट योजना शुरू हुई। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, लिखिए आप कि भारत का पहला कृषि निर्यात प्रसाधन केंद्र बना है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर, लिखिए पहला कृषि निर्यात प्रसाधन केंद्र, मतलब कि वहां से भारत का पहला होगा कृषि निर्यात प्रसाधन केंद्र। वहां से क्या होगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र से रिलेटेड, वो क्या है, महाराष्ट्र के अंदर एक फ्रूट होता है ड्रैगन फ्रूट, जिसको कमलम भी बोलते हैं। तो उस कमलम को दुबई निर्यात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी 3 बातें इंपॉर्टेंट थी, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का आर्थिक विकास अनुमान 11% से घटाकर कर दिया गया। कहने का मतलब कि जो वित्त ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर्स में एक बैंक है, क्या नाम है उसका, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक ने कहा है कि भारत का आर्थिक विकास अनुमान 11% से कम हो गया। कितना हो गया है, तो 10% हो गया है, ठीक है। अब एडीबी की बात कर रहे हैं, तो एडीबी के बारे में जान लीजिए कि एडीबी स्टैब्लिश होती है 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो मनीला, फिलीपींस के अंदर। इस समय इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो मात्सुगु मसाकावा करके इसके जो है हेड है। जब इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, तो उस समय जो है
एडीबी के अंदर मात्र 31 मेंबर्स थे, आज लगभग इसके अंदर जो 68 मेंबर्स हो गए हैं। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडीबी के बारे में भी हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगले प्रश्न चलते, अगला प्रश्न है कि भारत के अंदर राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए आज का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो ये बता दूं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं मैं, तो उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। देखिए 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति के बाद से ही, लेकिन वो क्रांति क्या हो गया, सफल होगी भारत के अंदर। तो अब लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म को पैदा करना था, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करना था, तो निश्चित है कि एक फ्लैग होना चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए, ठीक है, एक झंडा होना चाहिए या ध्वज होना चाहिए, जो क्या करेगा, एक पूरे राष्ट्र का प्रतीक होगा, एक पूरे राष्ट्र का प्रतीक होगा, और वही लोगों के अंदर क्या करेगा, राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो उसीलिए क्या हुआ, प्रयास किया गया 1857 के पास, लेकिन हम क्रांति में क्या होगा, सफल हो गए, तो वो झंडे वाला जो कॉन्सेप्ट था कि ध्वज बनना चाहिए, वो समाप्त हो गया। फिर इसकी शुरुआत कब होती है, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो आज आप फ्लैग देख रहे हैं, जिसमें सैफरन कलर आपको दिख रहा है, फिर जो है व्हाइट कलर दिख रहा है, उसके अंदर फिर ग्रीन कलर दिख रहा है, ये सारे तीनों कलर दिख रहे हैं ना, तो वो बना कैसे, वो अचानक वैसे शुरू में ही उस तरीके के तिरंगे को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है 1906 की। 1906 में होता क्या है कि स्वामी विवेकानंद की शिष्य रहते हैं जिनका नाम होता है भगिनी निवेदिता, सबसे पहला कॉन्सेप्ट झंडे का वही लेकर आते भगिनी निवेदिता। तो उस समय जो झंडे होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो कलर होता है ग्रीन, येलो और रेड कलर होता है, ठीक है। जो भी परिवर्तन होता है, फिर 1921 में परिवर्तन होता है, 1931 में परिवर्तन होता है, और 1947 में इसको नया झंडा जो आज हम देख रहे हैं, वो 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि अब भारत के जो फ्लैग होगा, भारत का जो तिरंगा होगा, उसके अंदर केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग होगा, और बीच में जो है अशोक चक्र बना होगा, उसके अंदर 24 तिल्लियां होंगी, और जो हमारी प्रोग्रेस को व्यक्त करेगा, जो हमारे देश, हमारा देश जो दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका प्रतीक होता है। इसका प्रतीक कौन होता है, जो अशोक चक्र है, वो इसी बात का प्रतीक होता है। तो देखिए, तो भगिनी निवेदिता उन्होंने ऐसा स्टार दिया, ऐसे फ्लैग की बात की। 1907 में क्या हुआ कि आपने नाम सुना होगा मैडम जी भीकाजी कामा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये पहली महिला थी जिन्होंने जो है पेरिस के अंदर जो है विदेश में पहली बार ध्वज फहराया था। तो 1907 में इन्होंने ध्वज फहराया था। इनके ध्वज की खासियत क्या थी, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें कर दिया गया था, थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया था, परिवर्तन कर दिया गया था, ठीक है। 1917 में क्या हुआ, 1917 का जो फ्लैग आया, उस फ्लैग के अंदर जो है 1917 में आपको पता होगा कि होम रूल लीग चल रहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का समय था, और उस समय जो है एनी बेसेंट थी। तो उन लोगों के प्रयास से जो है एक फ्लैग बनाया गया, और उस फ्लैग के अंदर जो है मैं बातें मैं बता रहा हूं आपको, सुनते रहिए। उस फ्लैग के अंदर क्या हुआ था कि जो कलर थे, मात्र 2 ही कलर रखे गए थे। 5 पट्टियां रेड कलर की होती थी और 4 पट्टियां ग्रीन कलर की होती थी। मतलब 5 पट्टी, एक पट्टी रेड की, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, ऐसे पट्टियां हुआ करती थी, और स्टार हुआ करता था उसमें, ठीक है। और सन भी था और मून भी उसके अंदर बना हुआ था। जब 1921 आया, यही से आपको जानने की जरूरत है। अगर आप यहाँ तक नहीं जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन 1921 से आपको जानना जरूरत है, क्योंकि 1921 में ही, अच्छा ये बता दूं क्या होगा दिवस, तो 22 जुलाई 1947, ठीक है। 1921 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि भारतीय जो तिरंगा है, उस तिरंगे को बनाया किसने था, उसको किसके द्वारा उसको निर्मित किया गया था, तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के। बात तो 1921 की है, ठीक है। 1921 में क्या होता है कि ये अपना तिरंगा बनाते हैं, ठीक है, फ्लैग अपना डिसाइड करते हैं। उस फ्लैग में 2 कलर लगते हैं, एक तो रेड कलर और दूसरा ग्रीन कलर, ठीक है। तो जो रेड कलर होता है हिंदुओं का प्रतीक होता है, जो ग्रीन कलर होता है वो
मुसलमानों का प्रतीक होता है। तो दो ऐसे फ्लैग लेकर वो पहुंच जाते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं फ्लैग तो अच्छा है बट एक चीज की कमी है। वो कमी क्या है? तो कहते हैं कि इसके बीच में जो है रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में व्हाइट कलर होना चाहिए, ठीक है, और उसके होना चाहिए। तो यहाँ पर जब पहुंचते हैं 1921 में बात अपना लेके पहुंच गए। 1931 में गांधी जी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। उसमें होता क्या है? तो अब आ जाता है सैफरन कलर आ चुका है 1931 में, बीच में ये व्हाइट कलर है और सबसे नीचे जो है यहाँ पर ये जो है ग्रीन कलर है, ठीक, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, और इसमें बीच में चरखा बना रहता है, ठीक है, 1931 में। अब इसी को एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसी को सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब 22 जुलाई 1947 को उस समय राष्ट्रपति होते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और समिति ये कहती है कि हम जो है इसे जो चरखे को हटा देते हैं और यहाँ पे चक्र का निर्माण कर देते हैं, अशोक चक्र लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय झंडे का, राष्ट्रीय झंडा दिनकर दिवस का मनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को। और इतना लंबा प्रोसेस होता है झंडा। 1906 में थोड़ा सा परिवर्तन, 1907 में कुछ परिवर्तन, 1917 में कुछ परिवर्तन, 1921 में कुछ परिवर्तन, 1931 में कुछ परिवर्तन, फाइनली 1947 में हम एक्सेप्ट करते हैं। याद क्या क्या रखने वाले? तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 1947। पिंगली वेंकैया को याद रखिएगा, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है डिफेंस रिलेटेड है कि एक योजना है, उस योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा पनडुब्बियों के निर्माण हेतु 50,000 करोड़ रुपए राशि जारी की गई है, ठीक है। तो किस योजना के तहत किया जा रहा है कि पनडुब्बी निर्माण के लिए 6 पनडुब्बियों का निर्माण होगा, ठीक है। और इस योजना का नाम है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है ये काम हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 क्यों रखा गया? तो आपको पता है कि 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त को जो है हम क्या होगा, हमारे स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। तो उसी लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में जो है प्रोजेक्ट 75 लाया गया। लक्ष्य क्या? 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि AICTE द्वारा मूल भाषाओं में बीटेक कोर्स के पाठ्यक्रम को शुरू करने की बात। ये बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि 11 मूल भाषाओं में बीटेक कोर्स के पाठ्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दी गई। AICTE क्या होती है? तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी बीटेक कोर्स या एमटेक कोर्स होते थे उनको मान्यता प्राप्त कौन करवाती है? संस्था मान्यता देती है उन्हें, AICTE। AICTE बनती कब है? तो AICTE की स्थापना होती है 1945 में, ठीक है, ठीक। तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका ऑफिस कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर अनिल और सहस्त्र बुद्धे करके जो है, डॉक्टर अनिल सहस्त्र बुद्धे करके वो इसके क्या है? चेयरमैन है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो रहा है कि अब प्रयास ये किया जा रहा है कि बीटेक जनरली इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मातृभाषा को या अपने क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा दें, क्योंकि यूएनओ की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आने वाले समय में या हर दिन, एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हर सप्ताह जो है 2 भाषाएं क्या हो रही है? समाप्त होती चली जा रही है। 2 भाषाओं का अस्तित्व पूरे विश्व में समाप्त होता चला जा रहा है। भारत की अगर बात करें तो भारत के सेंस में ये बताया गया कि भारत के अंदर लगभग 194 भाषाएं जो पूरी तरीके से खतरे में है, मतलब उनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। तो निश्चित है कि हमें अपने भाषा में भी, अपनी भाषाओं में या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ करना चाहिए। तो उसी लिए AICTE ने कहा है कि जितने भी कॉलेज हैं उनसे कहते हैं कि एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जो है बीटेक कोर्स 11 मूल भाषाओं में शुरू कीजिए, जिसमें पंजाबी है, उड़िया है, गुजराती है, बंगाली है, हिंदी है, इन सब भाषा, कन्नड़ है, मलयालम है, लगभग 11 भाषाओं में जो है अब बीटेक कोर्स चलेगा। और अभी एक और खबर निकल के आई है कि जैसे ये न्यूज आई, उसके अगले दिन ही क्या हुआ कि लगभग 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अपने क्षेत्रीय भाषा लागू कर दिया। मतलब उनके यहाँ जो बीटेक कोर्स की पढ़ाई होगी, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी, अब वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। तो कहने का मतलब कि हमें अपने मातृभाषा को भी बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे।
इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी के भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको, और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल क्लिक करके रखिएगा, तभी आपको इस चैनल पर पढ़ने वाली सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।